हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड देन कि वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं टोटली। और आज हम लोग टोटली कवर करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो लैंड हमारे लिए एक रिसोर्सेज कैसे है? तो लैंड हमारी बहुत सारी नीडों को फुलफिल करता है। जैसे इस पे हम वेजिटेशन ग्रो करते हैं, जिससे हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है एंड देन लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। बिल्डिंग वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सारी चीज़ें तो हम लैंड के ऊपर ही करते हैं। तो लैंड एक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो लैंड जो होता है ना, हर जगह सेम नहीं होता है। जैसे तुमने माउंटेन देखा होगा, प्लेट्यू देखा होगा, तो इस तरीके से लैंड के जो फीचर्स हैं ना, हर जगह अलग अलग होते हैं। जैसे प्लेन्स हो गया, माउंटेन हो गया एंड देन प्लेट्यू हो गया। तो ये कितने एरिया को कवर किए हुए हैं? तो प्लेन जो है वो 43, माउंटेन 30%, प्लेट्यू 27%। और ये जो फीचर है ना, वो अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे प्लेन एरिया हो गया, तो प्लेन किस चीज़ के लिए सूटेबल होता है? तो इसमें हम बहुत ही इजीली क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, जो कि हम माउंटेन में ये चीज़ें इतना इजीली नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो माउंटेन होता है, उसमें स्लोप होता है ना, जिससे सॉइल का इरोजन हो जाता है, जिससे क्रॉप ग्रो करना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए जब माउंटेन में लोग क्रॉप ग्रो भी करते हैं, तो माउंटेन को कट करना पड़ता है, टेरेस बनाना पड़ता है, जब तब जाके हम क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। बट जो प्लेन वाला एरिया होता है, वहाँ पे हम इजीली क्रॉप ग्रो कर पाते हैं एंड देन ये जो इरोजन वाली प्रॉब्लम है वो भी देखने को नहीं मिलती है। और ये अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो माउंटेन एरिया में हम ऑफकोर्स इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्लोप एरिया है। और वहाँ पे मान लो थोड़ा भी भूकंप वगैरह आया, तो वो टोटली तबाह हो जाएगा। और लेकिन माउंटेन के भी अलग ही फीचर है, तो वो अलग चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन पे तुम जितना हाइट पे जाओगे ना, तो स्नो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब स्नो पिघलता है, तो कन्वर्ट हो जाता है क्या में? वाटर में। तो ये जो रिवर्स होती हैं, गंगा यमुना, इनको कहाँ से पानी मिलता है? ये जो माउंटेन है यही प्रोवाइड करता है वाटर। और वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम क्रॉप को इरिगेट करते हैं, पीना हो गया, सारी चीज़ें नीड जो है हम फुलफ़िल करते हैं। और ये जो माउंटेन होता है ना, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, रेन भी अच्छा खासा होता है। तो जिसके कारण यहाँ पे ना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, वो चीज़ें माउंटेन पे देखने को मिलती है। तो एक तरीके से माउंटेन जो है वो इकोलॉजी को सपोर्ट करता है। एंड देन की माउंटेन के ऊपर से तुमने देखा होगा सीन कितना अच्छा दिखाई देता है, यहाँ का सीन भी कितना अच्छा होता है, मौसम कितना अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है। अब प्लेट्यू की बात करते हैं, तो माउंटेन एंड प्लेट्यू में डिफरेंस देख लो। प्लेट्यू क्या होता है? माउंटेन में भी हाइट होता है, प्लेट्यू में भी हाइट होता है, बट माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और प्लेट्यू की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती, माउंटेन इतनी नहीं होती है, थोड़ी सी हाइट होती है, लेकिन माउंटेन इतनी नहीं होती है। और प्लेट्यू क्या होता है ना, ऊपर से फ्लैट हो जाता है, ये थोड़ा सा हाइट हुआ और उसके बाद ये टेबल लैंड की तरह हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम प्लेट्यू बोलते हैं। इसमें उतना ज़्यादा स्लोप भी नहीं होता है। बट माउंटेन का क्या है, वो कोई फ्लैट ऐसे नहीं होता है, वो ऊपर ऐसे स्लोप की तरह रहता है। तो याद रखना प्लेट्यू कैसा होता है, प्लेट्यू का फीचर कैसा होता है, हाइट होती है एंड देन ऊपर से ये ऐसे टेबल लैंड की तरह हो जाता है। तो प्लेट्यू जो होता है वो मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, वो चीज़ों को सपोर्ट करता है। वहाँ से प्लेट्यू से हम क्या गेट करते हैं? मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स हम गेट करते हैं। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, मीन्स कि लैंड का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड यूज़, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा फॉरेस्ट। तो नेचुरली जो तुम देखते हो जिसमें ट्रीज वगैरह ग्रो हो जाते हैं, वो हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया होता है। जैसे मान लो सुंदर लैंड हो गया, सुंदर वन हो गया, वो सारे जो लैंड होते हैं ना, वो फॉरेस्ट वाले होते हैं। तो नेचुरली जो ग्रो होता है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेशन होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, वो हमारा किस कैटेगरी में आता है? तो फॉरेस्ट वाला। तो कुछ पार्ट जो होता है हमारे लैंड का, वो फॉरेस्ट वाला पार्ट होता है। फिर आ जाता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स कि कुछ जो लैंड होते हैं ना, वो बैरन होते हैं, वेस्ट होते हैं, जिस पे तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो।
तो कुछ पार्ट वो भी होता है, जैसे मान लो डिज़र्ट वाला एरिया हो गया, या फिर ऐसे ही केमिकल्स वगैरह से मान लो वो अनयूज़ेबल हो गया होगा एग्रीकल्चर के लिए, तो वो वेस्ट लैंड हो गया। तो क्या है, मान लो डिज़र्ट है, उसके बहुत सारे सैंड है, तो तुम एक वो फर्टाइल भी नहीं है, तो उसपे तुम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो, तो वो आ जाता है बैरन एंड वेस्ट लैंड में। और इसका हम यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो फैक्ट्री वगैरह हो गया, या फिर कुछ अपना एक्टिविटीज़ हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, उस चीज़ के लिए हम इस वेस्ट लैंड को यूज़ कर सकते हैं, बट इस पे हम एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या हुआ, तो ये याद रखना, ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये कल्टीवेटेड लैंड होता है, मीन्स कि फर्टाइल है, इस पे तुम चाहो तो क्रॉप ग्रो कर सकते हो, बट लोग क्रॉप ग्रो ना करके अदर यूज़ करते हैं इस पे, इसलिए इसको बोलते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इस पे क्या के लिए लोग यूज़ करते हैं इसका, तो फर्स्ट हो जाता है पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ट्री वगैरह को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर लोग इसको वेस्ट लैंड छोड़ देते हैं कि मतलब कुछ ग्रो ही नहीं करते हैं। मान लो किसी का प्राइवेट लैंड है, उनको कुछ एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं, बट लैंड रखे हुए हैं, तो वो चीज़ आ जाता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में। तो अदर कल्टीवेटेड लैंड में याद रखना कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है जो एनिमल पाल रहा है और उसके पास लैंड भी है, तो उसका मन नहीं है एग्रीकल्चर करने का, और बट वो चाहता है कि उसका जो एनिमल है उसको फूड मिल सके, तो हो सकता है वो अपने लैंड पे पास्चर ग्रो करे, या फिर कुछ लोग मैंगो वगैरह ग्रो करते हैं, महुआ वगैरह हो गया, फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए ट्रीज ग्रो करते हैं, बट एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो ये याद रखना है कितने साल के लिए, तो मोर देन 5 कंटिन्यूअस ईयर के लिए अगर वो छोड़ देते हैं तो वो आ जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैलो लैंड। तो फैलो लैंड किसको बोलते हैं, तो देखो क्या ट्राइबल्स को देखे हो गए ना कि वो लोग किस तरीके की खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि 1 साल तक एक एरिया में क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उस एरिया को छोड़ के कहीं और पे क्रॉप ग्रो करने चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वो ट्रेडिशनल वे में क्रॉप ग्रो करते हैं। क्या होता है ना कि अगर एक ही जगह पे तुम क्रॉप ग्रो करोगे ना, तो वो जो सॉइल होता है ना, वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको कुछ समय तक छोड़ देते हैं। कुछ समय तक छोड़ने से क्या होता है कि जैसे पेड़ पत्ते वगैरह गिरते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है, जिससे ये जो सॉइल है ना, उनकी न्यूट्रिशन वापस से रिस्टोर हो जाती है। तो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर इस पे आके फिर से अपना क्रॉप ग्रो करते हैं। तो वो लैंड जो आ जाता है वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो फैलो लैंड में आता है। अब इसको कितने साल के लिए छोड़ा गया है उसके अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है करेंट फैलो, दूसरा आ जाता है अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो को कितने टाइम के लिए छोड़ते हैं, 1 ईयर और उससे कम के लिए, और अदर देन करेंट फैलो को छोड़ते हैं 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर के लिए। नेट सोन एरिया किसको बोलते हैं, तो याद रखना है नेट सोन एरिया वो एरिया होता है, जैसे मान लो तुम कहीं गांव में गए होगे तो देखोगे क्रॉप लगा हुआ है, तो जिस पे अभी करेंटली क्रॉप लगा हुआ है, लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वो आ जाता है हमारा नेट सोन एरिया में। ठीक है, और ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का क्या मतलब है, तो देखो जैसे ये नेट सोन एरिया होता है ना, उस पे तुम कितनी बारीक क्रॉप लगाते हो, वो हो जाता है इंटेंसिटी तुम्हारी क्या है क्रॉप ग्रो करने की, वो आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। मान लो चलो तुम्हारे पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है जिस पे तुम क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो ये 5 हेक्टेयर 1 ईयर के लिए तुम्हारा नेक्स्ट सोन एरिया में आ जाएगा। मान लो जो 5 हेक्टेयर है, अब वो 1 ईयर में तुम एक बार 6 महीने के लिए लगाते हो वेट, 6 महीना के लिए लगाते हो राइस, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ग्रोस क्रॉप जो एरिया होगा वो 10 हेक्टेयर हो जाएगा, कैटेगराइज किया गया है। इसको बस सिंपल वर्ड में याद रखना कि जैसे मान लो कुछ बैरन वेस्टलैंड होता है, कुछ लैंड होता है जो फर्टाइल होता है, लेकिन लोग एग्रीकल्चर ना करके अलग अलग चीज़ें ग्रो करते हैं। और फिर ऐसा लैंड होता है जिसपे क्या कुछ ईयर के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, बट फिर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका जो है फर्टिलिटी कुछ सालों के लिए छोड़ते हैं कि फर्टिलिटी जो है फिर रिस्टोर हो जाए।
तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक बार बस एक लाइन इसका देख लो कि मान लो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेबल, नॉट अवेलेबल मीन्स बैरन एंड वेस्ट लैंड हो गया। और फिर अनकल्टिवेटेड लैंड मीन्स कि तुम इस पे कल्टिवेट कर सकते हो, फर्टाइल है, बट तुम नहीं कर रहे हो, तो इसमें एक आ जाता है कि परमानेंट तुमने उसको ग्लेजिंग के लिए ही छोड़ दिया है, या फिर तुम उस पर ट्रीज लगाते हो, मैंगो हो गया या फिर जो भी हो गया। और एक हो जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये याद रखना है कि तुमने उसको छोड़ दिया, मोर देन 5 कंटिन्यूअस ईयर के लिए तुमने उसे छोड़ दिया बिना कुछ किए, कोई एग्रीकल्चर नहीं। और फैलो लैंड वाला कौन सा लैंड आता है जिसमें फर्टिलिटी के लिए उस लैंड को कुछ समय के लिए, कुछ ईयर के लिए छोड़ते हैं। इसमें भी टाइम अकॉर्डिंग तुम कितने टाइम के लिए छोड़ देते हो उसके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। एक आ गया करेंट फैलो जिसमें तुम 1 ईयर और उससे कम के लिए छोड़ते हो, दूसरा आ जाता है अदर देन करेंट फैलो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में, ठीक है। नेट्स ऑन एरिया सीधे सीधे कि जिस पे तुम्हारा क्रॉप ग्रो कर रहा है वो नेट्स ऑन एरिया में आ जाता है। एंड देन ग्रॉस क्रॉप एरिया, तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी है क्रॉप ग्रो करने के लिए, कितना तुम क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करते हैं हम लैंड यूज पैटर्न कि लाइक जिस तरीके से लैंड यूज होता है। कुछ लैंड देखते हो कल्चर मतलब वहाँ पे क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये देखेंगे ये जो लैंड यूज़ पैटर्न है ना वो कैसे डिटरमाइंड होता है। तो 2 फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को। फर्स्ट आ जाता है हमारा फिजिकल फैक्टर एंड देन दूसरा आ जाता है हमारा ह्यूमन फैक्टर। तो फर्स्ट हमने पहले क्या पढ़ा था कि लैंड जो होता है ना हर जगह सेम नहीं होता है, एंड देन की उसका जो फीचर होता है वो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे माउंटेन है तो माउंटेन जो है वो उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट नहीं करता है, बट वहाँ पे हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच वे में देखने को मिलती है। जो हमारा प्लेन एरिया होता है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो फिजिकल फैक्टर में आ जाता है हमारा वही टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स कि जो उसका फीचर है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, तो ये एक तरीके से क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जिसके कारण हम उस वे में वहाँ पे लैंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो सॉइल है, अब जैसे हमने बैरन सॉइल पढ़ा, मान लो कहीं का सॉइल जो है वो फर्टाइल ही नहीं है, वेस्ट है, सैंड जैसा है, तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स तुम क्रॉप ग्रो कर ही नहीं सकते हो। और जैसे मान लो गंगा वाला एरिया हो गया, तो गंगा वाला एरिया का जो सॉइल होता है वो क्ले होता है, लोमी होता है, एंड देन की काफ़ी अच्छा फर्टाइल होता है, एंड देन सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ऑफकोर्स नेचुरली तुम वहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, एंड देन जो सैंड वाला एरिया है, जो वेस्ट लैंड है, वहाँ पे तुम बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो चीज़ों को यूज़ करोगे। तो ये क्या लैंड पैटर्न जो है ये नेचुरली डिटरमाइंड हुआ, फिजिकल फैक्टर से डिटरमाइंड हुआ कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, सॉइल क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम लैंड को यूज़ कर रहे हो। एंड सेकेंड क्या आ जाता है ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन जो है इस चीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो अब उसने ह्यूमन के पास दिमाग है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गया वो रिसर्च करके डेवलप करते रहता है। अब मान लो कोई बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, तो उसने फर्टिलाइज़र बनाया या फिर किसी तरह का मान लो टेक्नोलॉजी बना दी जिससे हम टिलिंग कर सकते हैं, जिससे उस चीज़ को, उस एरिया को उसने फर्टाइल बना दिया। तब वो जो मतलब वो जो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन नेचुरली तो वहाँ पे मान लो रेनफॉल नहीं होता था, बट अब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम अब कहीं भी इरिगेशन कर सकते हो, तो फिर वो एरिया पे तुम भी अब एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, ह्यूमन ने उस चीज़ को अफेक्ट किया, जो नेचुरली नेचर ने जैसे वो पैटर्न था कि अब वो यूज़ नहीं हो सकता था, बट फिर ह्यूमन ने उस चीज़ को भी चेंज कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। अब मान लो सेकंड क्या जाता है, मान लो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है, तो अब जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, तो अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाउसिंग वगैरह की ज़रूरत बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, अब हो सकते हैं कि कहीं वो एग्रीकल्चर वाला लैंड था और उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो वो चीज़ जो पैटर्न चेंज हो गया ना। तो वही बात है कि लैंड यूज़ जो पैटर्न है, जिस तरीके से यूज़ होता है ना, वो अफेक्ट होता है। तो कौन कौन फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, तो एक आ जाता है फिजिकल फैक्टर, जो नेचुरली जो टॉपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वो चीज़ उसको अफेक्ट करता है। एंड सेकंड जो होता है ह्यूमन अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी से हो गया या फिर पॉपुलेशन, कल्चर, ये सब से अफेक्ट करता है।
सेकेंड देखते हैं लैंड यूज़ इन इंडिया। तो अगर इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। और हाँ, यहाँ पे तुमने ये डाटा को भी देख लेना कि कितना ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है, इससे क्या होगा समझ में आएगा। ये जो हमारा 1960 है और 2040 है ना, इसके बीच में लैंड यूज़ का पैटर्न जो है ना वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे तुम देख सकते हो फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ गया है, 18 से तुम्हारा 23% हो गया है। और जो ये नेट्स ऑन एरिया जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो कितना घट गया है, 46 से कितना हो गया, 45। तो ये चीज़ें तुम एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है ना कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं लैंड यूज़। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लैंड यूज़ डाटा कितना है, तो 93%। तो 93% ही क्यों है, 100% क्यों नहीं है? तो क्योंकि देखो कुछ एरिया जो है टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन हो गया बहुत ज़्यादा, उस वहाँ तक इंसान पहुँच नहीं पाया, तो उसके कारण कुछ जो है हमारे पास उस चीज़ का डाटा नहीं है। और कुछ क्या है जो ऑक्यूपाई है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, कुछ एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो जिसके कारण हमारे पास वहाँ का डाटा नहीं है। तो इसलिए लैंड यूज डाटा कितना है, 93%। इस वाल ये जो चैप्टर है ना इसमें बस बात किया गया है एक तरीके से, पैटर्न को जो है बस कंपेयर किया गया है। जैसे कि परमानेंट पास्चर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एनिमल्स के लिए। क्योंकि अभी तुमने ये जो मैप देखा होगा ना उसमें भी देखा होगा कि जो लैंड है ना जो लोग ग्रेजिंग के लिए एनिमल के लिए यूज़ करते थे, तो वो घट गया है, 4 से 3% हो गया है। तो इससे एनिमल का जो सर्वाइवल है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और फैलो लैंड की बात की गई है कि फैलो लैंड जो होता है, फैलो लैंड क्या होता है, क्योंकि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है, तो लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि ये नेचुरली पहले इसकी फर्टिलिटी जो है और रिस्टोर हो जाए, फिर इस पे हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये जो फैलो लैंड होता है, अगर ये फैलो लैंड इतना ज़्यादा, अगर इसकी फर्टिलिटी इतनी कम नहीं होती, तो ये भी हमारा नेशन एरिया में ही होता। और फिर जो अभी हम एग्रीकल्चर के लिए देखते हैं नेशन एरिया, जो कितना था, 45% था, तो वो और ज़्यादा हो जाता ना अगर ये फैलो लैंड को भी इसमें अगर हम जोड़ पाते, तो ये 54% हो जाता और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। तो वही इसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया गया है कि ये जो फैलो लैंड है, एक तो यहाँ पे क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम है कि रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ का सॉइल भी है तो थोड़ा उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वेट करना पड़ता है। और अगर हम इस एरिया में एग्रीकल्चर करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसके कारण ये लैंड को हमें छोड़ना पड़ता है कि ये नेचुरली रिस्टोर हो जाए। अब इस पे करने जाओगे तो फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, इरिगेशन, पता नहीं क्या क्या, तो इससे इस पे करना जो होगा एग्रीकल्चर वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो जो पुअर फार्मर है ना वो तो इतना ज़्यादा इनपुट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास क्या ही ऑप्शन है, छोड़ना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो वही बात की गई है इस वाले चैप्टर में कि ये जो फैलो लैंड है, अगर इस पे भी रेगुलर एग्रीकल्चर हो पाता, अगर ये भी नेस्ट ऑन एरिया में इंक्लूड हो पाता, तो ये जो नेस्ट ऑन एरिया है वो बढ़ जाता, 54% हो जाता। फिर बात की गई है कि रीजनल इम्बैलेंस के बारे में कि कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है एग्रीकल्चर में। जैसे कि पंजाब और हरियाणा वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पे जो 80% से भी ज़्यादा एरिया होता है लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। बट ये जो मिज़ोरम एंड मणिपुर वाला जो एरिया होता है ना उसमें बस 10% ही यूज़ करते हैं। तो हाँ, क्योंकि फीचर्स अलग होते हैं, ये जो मिज़ोरम और मणिपुर है ना वो माउंटेन एरिया में होता है, तो ऑफकोर्स माउंटेन एरिया जो होता है उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण इस एरिया में बस 10% ही, 10% से भी कम जो है वहाँ पे लैंडफॉर्म का एग्रीकल्चर का एरिया होता है। और ये जो पंजाब एंड हरियाणा है ना ये प्लेन एरिया होता है, यहाँ पे तो माउंटेन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है लैंड का 80% एंड उससे भी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। एंड देन फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया की बात की गई है कि जो मतलब नेशनली फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है 33% तक, बट अभी कितना है 23%। तो फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं
यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन वगैरह हो गया, बहुत सारा इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हो गया प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात की गई है कि नेशनल ने इसे डिटरमाइन किया है 33% तक बढ़ाने का, जो कि अभी तक बस कितना है 23%। फिर बात की गई है वेस्टलैंड की। तो वेस्टलैंड कौन सा एरिया होता है? तो वेस्टलैंड वैसा एरिया होता है जो कि वेस्ट है, जिस पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो वही बात की गई है, जो वेस्टलैंड है ना, तो उस पे अगर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये वेस्टलैंड को हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ना कि नेट्स ऑन जो एरिया है हमारा, उसको हम कन्वर्ट कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर अर्बन बिल्डिंग के लिए। तो ये तो काफ़ी ख़राब होगा ना, अगर नेट्स ऑन एरिया बस 45% ही है, ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, और अगर नेट्स ऑन एरिया को तुम बिल्डिंग के लिए यूज़ करोगे, जिससे हमने डाटा में देखा कि नेट्स ऑन एरिया जो है घट गया है। तो ऐसे ही अगर हमने सही पैटर्न से यूज़ नहीं किया, तो नेट्स ऑन एरिया और घट सकता है। तो ज़रूरी है कि नेट्स ऑन एरिया की बजाय जो वेस्टलैंड है ना, उस पे हम ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें, ना कि नेट्स ऑन एरिया का यूज़ करें। तो बस यही एक पैटर्न बताया गया है लैंड यूज़ इन इंडिया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन। तो ये लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? तो ये जो लैंड होता है ना, तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो जब ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ये बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट बस याद रखना लैंड डिग्रेडेशन कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, उसमें जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर्स थे, वो डिक्लाइन हो चुके हैं। तब वो अब ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह गया है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए। तो कारण क्या-क्या होते हैं? तो फर्स्ट हो जाता है डिफ़ॉरेस्टेशन। तो ये कैसे? तो डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ को कट करना। तो ये पेड़ जो होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। एक तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो ट्रीज़ होते हैं, ये जो सॉइल होती है ना, उसको बाँध के रखते हैं, जिससे इनका इरोज़न नहीं हो पाता है। ये जो हवा हो गया, पानी हो गया, वो क्या होता है कि लैंड का जो फर्टाइल एरिया होता है ना, वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। मीन्स कि सॉइल का इरोज़न हो जाता है, उसका जो फर्टाइल एरिया है वो चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो डिग्रेडेड ही होगा ना। तो फॉरेस्ट क्या करता है, लैंड को बांध के रखता है, जिसके कारण उनका इरोजन नहीं हो पाता है। सेकेंड, फॉरेस्ट जो हो गया, ट्रीज जो हो गए, उनके जो पत्ते गिरते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो जो हमारा सॉइल है उसको ऑर्गेनिक मैटर मीन्स न्यूट्रिशन मिल पाता है। और ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये सॉइल्स के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न हो जाता है। अगर तुम पेड़ कट कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें से जो वो सॉइल को, लैंड को बचा रहा था, अब वो है ही नहीं, तो नहीं बचा पाएगा। तो ऑफकोर्स लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, उसका इरोजन होगा। सेकेंड क्या हो जाता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये माइनिंग क्या होता है? तो जैसे माइनिंग देखते होगे लोग, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स नीचे से खोन के निकालते हैं। तो अगर ये मान लो बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है, तो अगर वहाँ से अगर निकालना है, तो फर्स्ट वहाँ आपका जो फॉरेस्ट है तुम उसको कट करोगे, तो एक तो तुम्हारा जो फॉरेस्ट था जो इरोजन से बचा रहा था वो गया। फिर अगर मिनरल्स निकालते हो, तो मिनरल्स जब निकालते हो, तो उससे क्या होता है, उसके साथ-साथ बहुत सारे गैसेस हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस भी साथ में निकलते हैं। तो फिर वो सॉइल के साथ एक्युमुलेट हो जाते हैं, एंड जिन सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। थर्ड आ जाता है हमारा ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है? तो एनिमल जो ग्रेज करते हैं, वो जब एक्सेस मात्रा में ग्रेज कर देते हैं, कि अभी मान लो कि घास जो है उगा ही नहीं है, उससे फास्ट वो उस चीज़ को खा लेते हैं। तो क्या होता है, वो जो लैंड होता है ना, उसके ऊपर जो ग्रास का कवर है वो अब ख़त्म हो जाता है। तो जब ग्रास का कवर नहीं रहता है, तो ये लैंड ईज़िली क्या होता है, इरोड हो जाता है। तो जिसके कारण यहाँ की भी सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मीन्स कि जितना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा तुम वाटर प्रोवाइड कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है।
जो क्रॉप है उसके आसपास वाटर जो है वो जमा हो जाता है। तो वाटर जब जमा हो जाता है तो ये जो हमारे क्रॉप हैं उनको ऑक्सीजन जो चाहिए होता है ना वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वाटर जो है वो ब्लॉक कर देता है ना एरिया, जिससे वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है और ये जो ट्रीज़ है ना वो गलने लगते हैं, मरने लगते हैं। सही तरीके से जो मतलब उनको प्रोवाइड करना चाहिए यील्ड वो नहीं दे पाते हैं। तो ओवर इरिगेशन से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो वाटर लॉगिंग हुआ ना, तब ये वाटर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, देखो ये वाटर कहाँ से आया है, ज़मीन से आया। तो ज़मीन वाले जो वाटर वाटर होते हैं उसमें कुछ मात्रा में साल्ट भी मौजूद होते हैं। तो जब ये ज़मीन पे आते हैं तो वाटर तो मान लो एब्जॉर्ब हो गया सन की मदद से, बट ये जो साल्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल पे, और इससे क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि ये साल्ट जो है ना एक तो अल्कालिन बना देते हैं सॉइल को, ऊपर से फिर ये जो एरिया होता है ब्लॉक कर लेते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये ओवर इरिगेशन के कारण जो हमारे सॉइल सालीन हो जाते हैं, साल्ट एक्यूमुलेट होता है, उससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है ना वो डिक्लाइन होती है, ऊपर से क्रॉप भी डैमेज होता है। फिर आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट। तो इंडस्ट्री से भी जो बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जैसे मान लो कि कुछ भी चीज़ की फैक्ट्री है तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है तो लोग ओपन लैंड में फेंक देते हैं। तो उससे जो वही टॉक्सिक चीज़ें होगी वो सॉइल के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगी, एंड देन की जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है ना उससे क्या होती है, उसमें अब टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिससे लैंड डिग्रेड होता है। तो अब ज़रूरी है उसको कंज़र्व करने की, मीन्स कि अगर हमें पता है कि फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए, या फिर माइनिंग इस तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस अगर मिल जाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन हो जाएगी। तो बेटर है कि हम उस चीज़ को कंज़र्व करें, मतलब जो चीज़ें हमें पता चल गई है उस चीज़ को अब बंद करें। तो हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, तो उसकी जगह पे एफॉरेस्टेशन करना, मीन्स कि ट्रीज़ को लगाना, जहाँ पे भी तुम्हें खाली एरिया दिखे वहाँ पे बेटर कि ट्रीज़ को लगाना। अगर मान लो तुम एग्रीकल्चर वगैरह करते हो तो अगर तुम्हारा लैंड जो खाली है तो वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह का सेल बेल्ट, एक बेल्ट क्रिएट करना, मीन्स कि जो साइड एरिया है ना, ट्रीज बेल्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो तुम्हारा लैंड हो गया तो उसके अगल बगल ट्रीज वगैरह को लगा देना, जिससे क्या होगा कि सॉइल का इरोजन नहीं होगा। एंड देन की ग्रेजिंग जो है वो रेगुलेटेड वे में करना, कि मतलब अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ देना, ये खुद पहले ग्रास ग्रो हो जाए, मतलब सस्टेनेबल वे में ग्रेजिंग को इंट्रोड्यूस करना। एंड कंट्रोल माइनिंग, सस्टेनेबल वे में माइनिंग करना, कि मान लो माइनिंग जो एरिया है उसके आसपास ट्रीज़ वगैरह लगाना, ट्रीज़ का शेल्टर बेल्ट क्रिएट करना, या फिर जैसे ये माइनिंग से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं उस चीज़ को प्रॉपर वे में पहले ट्रीट करना, ये ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो ऐसे हम लैंड के ऊपर फेंक देते हैं, इससे बेटर कि पहले हम उसे ट्रीट करें, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ऐसी अनसस्टेनेबल वे में नहीं, सस्टेनेबल वे में करें। एंड देन की फिर प्रॉपर इरिगेशन, जितना ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट को पानी उतना ही दे। बहुत ज़्यादा वाटर से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो बहुत ज़्यादा साल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा लैंड पे, एंड देन इज नॉट गुड फॉर लैंड एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्सेज। इसमें हम देखेंगे कि सॉइल जो है वो क्या होता है, एंड देन कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ना अर्थ क्रस्ट का, उसको हम बोलते हैं सॉइल, और ये जो होता है बना होता है मिलके मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये जो सॉइल है, एक तो याद रखना कि जो अपर मोस्ट पार्ट हो गया उसको हम सॉइल बोलते हैं, एंड देन की इज मेड अप ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक मैटर।
तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। सॉइल जो है हमें एक तरीके से ट्रीज़ उस पे हम उगाते हैं एंड देन उससे हम फ्रूट गेट करते हैं। फिर जो ट्री हो गया हमें ऑक्सीजन देता है, और सॉइल पे जो भी हम रहते हैं और सारे जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम हम सॉइल के ऊपर ही करते हैं। और तो अब हम देखेंगे ये सॉइल बनता कैसे है। ये सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये भी देखना ज़रूरी है ना कि क्या प्रोसेस है, ये कैसे बनता है। तो सॉइल जो होता है ना फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें टेक्नैलिटी नहीं है। सॉइल जो हमें गेट होता है वो रॉक के टूटने से मिलता है। तो ये जो मान लो कि एक जो रॉक हुआ ना वो धीरे धीरे जब वेदरिंग होता है उसको धीरे धीरे टूटता है, सैंड में कन्वर्ट होता है, फिर और धीरे धीरे और ज़्यादा महीन होता है, तो उससे वो सॉइल बनता है। तो मीन्स कि सॉइल फॉर्म होता है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। कुछ ज़्यादा नहीं, बस रॉक टूट जाता है एंड देन वी गेट द सॉइल। तो अब ये कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो एक पॉइंट याद रखना, पैरेंट रॉक हो गया, रिलीफ हो गया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म और टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो पेरेंट रॉक, तो पहले सबसे पहला तो रॉक ही चाहिए ना, उसका बेस ही है, इसी से तो सॉइल बनता है, इसी के टूटने से तो सॉइल बनता है। तो फर्स्ट चाहिए हमें एक रॉक। तो ये जो पेरेंट रॉक होता है ना वो एक तरीके से डिटरमाइन भी करता है कि ये जो सॉइल फॉर्म होगा उसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, उनका टेक्सचर जो साइज होगा वो सैंडी होगा, ये क्ले होगा, ये सारा जो डिटरमाइन होता है ना वो रॉक से कि कौन सा रॉक टूटा है। अब मान लो कोई मिनरल वाला आयरन जिसमें पाया जाता है उस तरीके का अगर रॉक टूटेगा तो सॉइल जो भी बनेगा उसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन पाए जाएंगे। तो इस तरीके से मान लो जैसे ग्रेनाइट है जिसमें कोई मिनरल्स नहीं पाया जाता है, तो अगर वो टूटता है तो एक तरीके से हमें सैंडी सॉइल मिलेगा, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो ज़्यादा महीन नहीं मिल पाएगा हमें। तो उस तरीके से जो पेरेंट रॉक होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं उसके टेक्सचर एंड देन कि उनमें कौन कौन से मिनरल हमें मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ। तो रिलीफ मीन्स टॉपोग्राफी, तुम्हारी जो भी फीचर्स होते हैं तो ये कैसे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान लो जैसे तुमने देखा होगा हिल, तो हिल एरिया जो होता है ना तो वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लोप है, तो स्लोप पे तो कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी ना, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच लेगी। तो इस तरीके से अगर स्लोप वाला एरिया हो गया, माउंटेन वाला एरिया होगा, तो यहाँ पे सॉइल जो फॉर्म होगा ना वो बहुत ही थिन सॉइल मिलेगा। और वही अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में तो उतना ज़्यादा इरोजन नहीं होता है जितना अगर स्लोप के मुकाबले अगर प्लेन में देखें, तो यहाँ पे इरोजन भी कम होता है, जिससे यहाँ पे हमें एक तरीके से डीप और फर्टाइल सॉइल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इरोजन भी नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे टूटेगा, मान लो रॉक टूटेगा, बनते बनते एक थिक लेयर बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा, और जिसके कारण हमें यहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल का बेस मिलेगा। तो ये होता है इस तरीके से जो रिलीफ हो गया, जो टोपोग्राफी हो गया, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात आते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक तरीके से डिटरमाइन करता है ना कि कितना फास्ट एंड कितना स्लो जो है वो वेदरिंग होगा। तो मान लो जिस एरिया में क्लाइमेट जो होता है वेट एंड कूल होता है ना, हॉट एंड वेट होता है ना, तो वहाँ पे जो है ना वेदरिंग फास्ट होगा। और वही अगर तुम ठंडे वाले एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे वेदरिंग जो होगा स्लो होगा, क्योंकि ठंडा वाला एरिया हो गया तो वहाँ पे एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम पाया जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, रेनफॉल भी नहीं होता है, तो जिसके कारण जो प्रोसेस होता है वेदरिंग का वो स्लो हो जाता है। वही अगर ट्रॉपिकल वाले रीजन में चले जाओ जहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी होता है, तो जिसके कारण क्या होगा ना कि वहाँ का जो एक तरीके से जो एरिया है ना वो थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, तो मॉइस्ट होने के कारण वहाँ पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक के लिए, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिससे वो रॉक को ब्रेक करते हैं। और भी जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर जो हो गया ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मान लो टेम्परेचर हुआ फिर वेट कूल हो गया, ठीक है, वेट हो गया, तो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है
एक्सपेंसन, अगर मान लो इसे टेम्परेचर देते हो ना तो रॉक एक्सपैंड होता है, और जैसे वो कूल हो जाता है ना तो फिर सिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से उसमें क्या डेवलप्ड होता है, क्रैक डेवलप्ड होता है। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि वेदरिंग जो है वो कितना फास्ट एंड कितना स्लो होगा। फिर आ जाता है वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। तो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग के लिए, मान लो कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, तो मान लो नीचे बहुत सारे पत्ते गिरेंगे, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो उस पत्ते को खाएंगे, ठीक है। तो जिसके कारण जो हमारा ये सॉइल होगा ना उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा, मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हमें डीप एंड फर्टाइल सॉइल मिलेगा। जैसे मान लो जिससे अभी स्टार्टिंग फेज देख लो, स्टार्टिंग फेज में अगर वो टूटेगा तो ज़्यादा ज़्यादा रॉक्स जैसे सैंड टाइप के पाए जाएंगे, धीरे धीरे ये और महीन होते जाएगा और ज़्यादा टूटेगा, मतलब ज़्यादा टाइम चाहिए तो ये क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिल सकते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे ट्रीज वगैरह का डिकम्पोजिशन होगा। तो वही जितना ज़्यादा टाइम अगर लगाते हो ना तो उतना ज़्यादा वो और मतलब जैसे बोल सकते हो कि छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो इस तरीके से टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फिर आ जाता है नेचुरल फोर्स इन्वॉल्व। तो नेचुरल फोर्स इन्वॉल्व किस में, तो वेदरिंग में। तो ये जो हम देखें कि सारा गेम तो वेदरिंग का ही है, ये जो वेदरिंग होता है जो रॉक का, तो उससे ही तो सॉइल फॉर्म होता है, उससे ही तो सॉइल गेट होता है। तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो वेदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इन्वॉल्व होता है वेदरिंग में, तो देखो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो ना किसी चीज़ का तो एक्सपैंड करता है, ये एक साइंस है, ठीक है। टेम्परेचर मिला वो एक्सपैंड किया, और फिर क्या होता है कि अगर वो कूल हो गया, ठंडा हो जाता है तो सिंक हो जाता है। तो इस तरीके से जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो जब ये बार बार होता है ना तो उनके बीच क्रैक डेवलप्ड होता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है वेदरिंग के लिए। ये सारे फैक्टर्स जो देख रहे हो ना, रनिंग वाटर हो गया, वाइंड हो गया, ये सारे में एक तरीके से फोर्स होता है जो धीरे धीरे, मान लो कि ये स्लो फोर्स है बट धीरे धीरे एक बिग इम्पैक्ट लाता है। जैसे टेम्परेचर हो गया तो वो धीरे धीरे जब एक्सपैंड होता है और फिर सिकुड़ता है तो इस तरीके से क्रैक डेवलप कर देता है। फिर आता है हमारा रनिंग वाटर एंड वाइंड। तो ये याद रखना कि रनिंग वाटर एंड वाइंड में भी फोर्स होता है। जैसे तुमने कुआं वगैरह, नहीं कुआं छोड़ दो, मान लो जैसे मान लो तुमने कहीं देखा होगा, कोई नदी साइड में देखा होगा, पत्थर वत्थर होगा, तो वो एक तरीके से जब वो उसको हिट करता है बहुत सालों तक, जब हिट करता है ना तो उसमें एक पूल टाइप का बन जाता है, खोखला टाइप का बन जाता है, ठीक है, छोटा सा होल टाइप का बन जाता है। तो इस तरीके से वाटर जो होता है ना उसमें भी होता है वेदरिंग पावर। तो धीरे धीरे जब हिट करता है वाटर, मान लो कहीं से रनिंग वाटर आ रही है तो फिर वो भी जो रॉक है उसको तोड़ती है। और वाइंड, वाइंड में भी फोर्स होता है, वो भी रॉक को जो है वो तोड़ती है। जैसे मान लो कोई मशरूम रॉक का तुमने सुना होगा, राजस्थान में मशरूम रॉक, वो कैसा शेप होता है मशरूम टाइप का। तो ये जो वाइंड है ना उस वही इसको हिट कर 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 करके ऐसा उसको शेप दे दिया। मीन्स कि वाइंड में भी एक तरीके से फोर्स होता है और वो भी वेदरिंग करता है। और ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स जो होता है वो जैसे बोल सकते हो कि एक सीट ऑफ आइस होता है जो नीचे की ओर स्लाइड होता है, तो इसमें ही फोर्स होता है। एंड ये अपने साथ कुछ जो पार्ट होता है ना वो उखाड़ के लेके आता है और इस तरीके से ये वेदरिंग करता है। फिर आ जाता है हमारा डिकम्पोजिस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, छोटे छोटे लीचेस वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं इनमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो वो एंजाइम से ये रॉक को तोड़ते हैं। तो हमने देखा सॉइल क्या होता है, तो अपर मोस्ट जो पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का उसको हम बोलते हैं सॉइल। और ये जो सॉइल होता है वो मेडअप होता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर। और इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करें तो सबको पता है सॉइल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में वो एक तरीके से रोल प्ले करता है। वाटर अब्जॉर्ब भी करता है। अब तो बात करते हैं कि ठीक है तो सॉइल बनता कैसे है।
तो बनने का सिंपल सा बात है कि रॉक ले लो और वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो हमें सॉइल मिल जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फर्स्ट पेरेंट रॉक हो जाता है, फिर टोपोग्राफी उसकी कैसी है, ये सारे फैक्टर जो है ना अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके से सॉइल फॉर्मेशन के लिए। फिर क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया एंड देन टाइम। फिर ये आ जाता है कि वेदरिंग में नेचुरल फोर्स इन्वॉल्व, तो किस में? तो वेदरिंग में कौन कौन से नेचुरल फोर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो टेम्परेचर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर एंड डिकम्पोजेस मीन्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो क्लासिफिकेशन मीन्स कि जो सॉइल है ना उनको डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सॉइल होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे मान लो टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, वो सारे डिफरेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉइल को क्लासीफाइड करते हैं एंड देन की उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे हम एलुवियल सॉइल की एंड देन देखेंगे कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो याद रखना एलुवियल सॉइल जो होता है ना ये एक तरीके से बोल सकते हो डिपोजिशनल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल, क्योंकि ये क्या होता है कि रिवर के जो द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया जाता है उसके डिपोजिशन से बनता है। और ये जो सॉइल होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है एंड देन की बहुत ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। जैसे देख सकते हो कवर 45.6% एरिया। तो क्या होता है जैसे गंगा, इंडस, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो होते हैं ना तो ये अपने साथ क्या कैरी करते हैं? सेडिमेंट कैरी करते हैं। जैसे मान लो ये बह रहे हैं, हिमालय से बहते हैं, तो जब ये बहते हैं तो इनके अंदर भी तो फोर्स होता है। तो ये जब बहते हैं तो अपने साथ सेडिमेंट कैरी करते हैं एंड देन जब ये प्लेन पे आते हैं ना तो ये सेडिमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है? एकत्र होता है। तो इससे जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, इसलिए हम इसको डिपोजिशनल भी बोलते हैं एंड देन ये क्या है? ट्रांसपोर्ट हुआ ना, तो ट्रांसपोर्टेशनल। और ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन नॉर्थन प्लेन रिवर डेल्टाज में पाया जाता है। जैसे मान लो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तो सारे जो डेल्टा हो गए, ये राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यूपी, बिहार, ये सारा जो रीजन होता है ना यहाँ पे ये जो सॉइल है वो पाया जाता है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो याद रखना कि ये जो सॉइल होता है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मीन्स ये तीनों तरीके के जो एक पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें पाया जाता है। क्योंकि अब रिवर जो अपने साथ लेके आ रहा है, कैरी कर रहा है, तो सारे पार्टिकल्स ही आएंगे ना। तो सैंड, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनके अपने अलग अलग एक तरीके से बेनिफिट हो सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सैंड हो गया तो सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सिल्ट हो जाता है तो उससे इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। क्ले जो होता है उससे भी महीन होता है, एक तरीके से बोल सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा महीन पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले में आ जाता है। तो सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि बड़े बड़े होते हैं तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो अगर ये जिस अभी हम बात कर रहे हैं बस देखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे होते हैं एंड देन किस तरीके से ये हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो सैंड जैसे हो गया, हमने बात की कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो बड़े पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है ना कि इनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है। तो मान लो स्पेस इनके बीच ज़्यादा होता है तो ये जो वाटर है एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और एयर जो होगा पास ज़्यादा होगा, बट जो अगर वाटर होल्डिंग की बात करेंगे तो वो कम होगा और वाटर ड्रेन की बात करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं अगर क्ले की बात करेंगे तो सिल्ट तो हो गया कि ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब क्ले की बात करेंगे तो क्ले क्या होता है? बहुत ही महीन होते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये एक दूसरे को टाइटली बाउंड करते हैं। तो जिसके कारण इनके बीच का स्पेस जो होता है ना वो कम होता है। तो स्पेस कम होने के कारण क्या होता है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तब स्पेस कम है तो वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लेकिन इनकी बेनिफिट भी है। जैसे मान लो स्पेस कम है तो एक बार जो इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया तो वाटर जल्दी ड्रेन नहीं होता है एंड देन की इनका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्बेंस नहीं होता है। तो क्रॉप जो है उन बिना वाटर के भी वो सरवाइव कर पाएंगे।
तो इस तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बट ये जो एल्यूवियल सॉइल होता है ना, वो कंपोजिशन होता है तीनों सॉइल का, जिसके कारण इसका टेक्सचर क्या होता है, लोमी टू क्ले। याद रखना है इसका टेक्सचर लोमी टू क्ले, क्योंकि ये बैलेंस होता है मिक्सचर साल्ट, सिल्ट एंड क्ले का। और ये जो सॉइल होता है वेरी फर्टाइल होता है, क्योंकि अब कॉज ये सॉइल कहाँ से आया, ट्रांसपोर्टेशन क्या आया है, कहाँ से, हिमालय जैसे रीजन से आया है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण डिकम्पोजिशन हुआ होगा। तो इन सॉइल्स जो हो गए हैं, सेडिमेंट जो हो गए, उनमें मिनरल कंटेंट तो होगा ही होगा। तो ये जब कैरी करके ला रहे हैं तो उसके साथ वो भी उससे मिला हुआ है, वो सॉइल भी आ रहा है। तो इसके कारण इस ये जो सॉइल होता है ना, वो वेरी फर्टाइल होता है। एंड देन याद रखना है कि ये किस मिनरल में रिच होते हैं और किस में पुअर होते हैं। तो ये जो पोटास हो गया एंड लाइम हो गया ना, इसमें रिच होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो अपने साथ रॉक कैरी करते हैं ना, उस रॉक में ये पोटास एंड लाइम जैसे जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। एंड देन अगर पुअर की बात करें तो पुअर होते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना, वाटर सॉल्यूबल होता है। तो क्या होता है कि वो एक तरीके से वॉश अवे हो जाता है, वाटर के साथ ही वो चला जाता है, जिसके कारण ये पुअर होता है नाइट्रोजन में एंड देन की फास्फोरस में। अगर ड्राई एरिया की बात करें तो सोइल इन ड्राई रीजन आर मोर अल्कालिन। तो ड्राई रीजन में अल्कालिन क्यों होता है, तो क्या होता है कि ड्राई रीजन जो होता है, तो मान लो ड्राई रीजन में जैसे वाटर जब नहीं होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है, तो जिसके कारण जो सॉइल होता है वहाँ पे अल्कालिन होता है। और इसके कलर की बात करें तो ग्रे टू एस। तो जो कलर डिटरमाइन होता है ना, ये डिटरमाइन होता है बाय द मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका कलर डार्क होगा। अगर मान लो ऑर्गेनिक मैटर कम है तो येलोइश टाइप का कलर होगा। तो इसका कलर ग्रे टू एस है। तो इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसके कारण इसका कलर जो होता है ग्रे टू एस। और ये सूटेबल होता है फॉर, एक तरीके से तुम इसमें बहुत सारे क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ऑल क्रॉप। वेट हो गया, राइस हो गया, शुगर ग्रीन हो गया, शुगर केन हो गया। एंड देन ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, द्वार हो गया, चॉस एंड टेराई। तो द्वार्स क्या होते हैं, तो याद रखना, जैसे ये द्वार्स वर्ड सुनते हो ना, याद रखना कि एक फर्टाइल रीजन है, ठीक है। फर्टाइल रीजन है जिसपे हम टीज वगैरह ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय का जो फुट हिल हो गया ना, जस्ट नीचे उसका जो होता है फुट हिल, वहाँ पे ये द्वार्स पाया जाता है, फर्टाइल सॉइल होता है, और इस पे हम ट्री वगैरह ग्रो करते हैं। अब चॉस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये याद रखना कि कभी कभी क्या होता है ना कि रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ नए स्ट्रीम्स इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब रेन होगा ज़्यादा तो ऑफकोर्स कुछ स्ट्रीम्स तो उभरेंगे ही, तो वो फिर अपने साथ कुछ सैंड वगैरह कैरी करते हैं, तो जिसके कारण जो सरफेस क्रिएट होता है ना, उसको हम चॉस बोलते हैं। फिर आ जाता है तेरई। तो तेरई क्या होता है, तो देखो ये जो हिमालय हो गया ना, तो हिमालय से जो मान लो कि सेडिमेंट कैरी कर रहा है, तो उसमें तो बहुत तरीके के सेडिमेंट हो गया ना, जैसे छोटे से लेके बड़ा से लेके। तो अब मान लो जैसे ये आएगा तो जो भारी वाला होगा वो यहाँ सेटल हो जाएगा, एंड देन जो महीन होगा उसको कुछ दूर तक वो कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे पत्थर वगैरह जो कैरी हो जाते हैं ना, उसको बाबर बोलते हैं हम, ठीक है, बाबर। अब बाबर के जैसे साउथ में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो पत्थर है, तो पत्थर के कारण क्या हो जाता है, जो रिवर स्ट्रीम है ना वो लुप्त हो जाता है। एंड देन फिर धीरे धीरे पत्थर छोटे होते जाते हैं, क्ले पाए जाते हैं। तो फिर एक रीजन आता है, तो जहाँ पे बहुत सारे मान लो कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मार्शी रीजन हो गया। तो इस रीजन में फिर से जो है रिवर इमर्ज होती है, एंड देन यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं तेराई, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो फुट हिल्स के नीचे जो बड़े वाले पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रीम जो है गायब हो जाता है, उसे बाबर बोलते हैं। एंड देन उसके जो साउथ में आओगे तो फिर से री इमर्ज हो जाती है, रिवर्स फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं तेराई रीजन, ठीक है। फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, एक हो जाता है बांगर एंड खादर। तो बांगर एंड खादर याद रखना, ये क्या होता है कि एक फ्लड एरिया हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे ना हर साल न्यू सॉइल आते रहता है, रिप्लेस होते रहता है, और एक एरिया हो जाता है जहाँ पे कि वो फ्लड एरिया नहीं होता है, एंड देन की
हर साल जो है कि न्यू सॉइल रिप्लेस नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बांगर एंड खादर करते हैं। तो बांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, मीन्स कि हर साल वो रिप्लेस नहीं होता है, और इसके कारण यहाँ पे कंकर्स पाए जाते हैं। और खादर जो होता है वो फ्लडेड एरिया, जहाँ पे कि न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं, मीन्स कि ये ऑल टाइम रिप्लेस होते रहता है। तो ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज एलुवियल सॉइल की जो याद रखना। तो एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, तो ये रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है उससे, और ये बहुत वास्ट एरिया में पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कंपोजिशन होता है तीनों पार्टिकल का, साल्ट, सिल्ट एंड क्ले, जिसके कारण इसका टेक्सचर क्या होता है, लोमी टू क्ले। और ये क्या होता है, वेरी फर्टाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस में ये रिच होता है, तो पोटास एंड लाइन में। एंड देन पुअर किस में होगा, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में। और जो ड्राई रीजन होगा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मोर एल्कालीन सॉइल। और कलर ग्रे टू एस ग्रे। और सुटेबल होता है तो सारी क्रॉप्स एक तरीके से बोल सकते हो, वेट राइस, शुगर गेन। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके हो गए, जैसे मान लो द्वार्स हो गया जिसपे, और ये कहाँ पाया जाता है, तो जस्ट फुट हिल्स में पाया जाता है। फर्टाइल होता है, इसमें हम लोग टी वगैरह जैसे क्रॉप ग्रो करते हैं। ये याद रखना, चॉस जो हो गया वो टेम्प्रोरी होता है। मान लो कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया ना, तब ये जो होता है स्ट्रीम इमर्ज होते हैं एंड देन अपने साथ कैरी करते हैं सैंड के पार्टिकल्स, रॉक वगैरह, ठीक है। फिर हो गया तेरई वाला रीजन मासी, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं। फिर से जो हमारा रिवर होता है इमर्ज होता है, फर्टाइल होता है। एंड देन टाइप ऑफ सॉइल इसमें भी होता है बांगर एंड खादर। खादर जो होता है न्यू एलुवियल सॉइल होता है जो फ्लडेड एरिया होता है। और बांगर जो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है जो कि फ्लडेड एरिया से दूर होता है। दूर है तभी तो ओल्ड हो गया ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें याद रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉइल की। अब बात हम करेंगे ब्लैक सॉइल की एंड देखेंगे इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होता है ना उसको रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये आइडियल होता है फॉर ग्रोइंग कॉटन, मीन्स कि इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती है, इसके जो फीचर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रो के लिए। कॉटन को चाहिए होता है लॉन्ग टाइम मॉइस्चर, और ये सॉइल जो है वो चीज़ इसके अंदर पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है। वाटर जो ड्रेन होता है ना वो काफ़ी स्लो होता है। अगर पेरेंट रॉक की बात करें तो इसका पेरेंट रॉक होता है बेसाल्ट रॉक। ये जो बेसाल्ट रॉक है वही जब टूटता है ना तो हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। तो ये बेसाल्ट रॉक कहाँ से आता है, ये जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये जो लावा होते हैं, ये जो निकलते हैं जब ये ठंडा होते हैं तो एक्यूमुलेट होके जो रॉक बनता है ना वो होता है बेसाल्ट रॉक। और ये जो डिक्कन वाला एरिया है ना, कभी पास्ट में यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन जैसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण यहाँ पे बेसाल्ट रॉक पाया जाता होगा एंड देन की वो टूट के वेदरिंग से हमें ब्लैक सॉइल जो है मिला, वो एरिया जो है वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। और अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका जो टेक्सचर होता है ना वो क्ले होता है। जैसे हमने एलुवियल सॉइल में क्या पढ़ा था कि उसका टेक्सचर क्या होता है, लोमी होता है। लोमी तो क्ले होता है, बट इसका टेक्सचर क्या होता है, क्ले होता है। जब इसका टेक्सचर क्ले होता है मीन्स कि ये काफ़ी महीन होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है ना काफ़ी कम होता है। जैसे अगर मान लो तुम सैंड सॉइल की बात करते हो तो जो सैंड सॉइल होता है ना काफ़ी मोटे होते हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। बट क्ले जो होता है वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं एंड देन कि इनके बीच जो गैप होता है वो कम होता है। तो गैप कम होने के कारण क्या होता है, तो गैप कम होने का क्या ये होता है ना कि देखो मान लो कि गैप ज़्यादा होगा तो अगर मान लो बारिश होता है तो वो जिसके बीच में ज़्यादा गैप होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा रेन वाटर एंड देन कि जिसके बीच में अगर गैप कम है तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसके साथ यही होता है, क्या होता है कि इसका जो ड्रेनेज होता है ना, वाटर ड्रेनेज काफ़ी पुअर होता है। ये जो रेन वाटर है उसको स्लोली एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण वाटर लॉक जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
बट इसके बेनिफिट है जैसे कि हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तब जैसे मान लो कि अब इससे बाहर भी निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा वाटर के लिए, तो जिसके कारण ये ड्रेन कम होता है एंड देन की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होती है। और एक और प्रॉब्लम होता है कि ये स्टिकी हो जाता है जब ये गीला होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये किसान जो होते हैं उनके लिए प्लगिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जैसे मान लो टेम्परेचर हो जाता है, जब ये सूखता है, जब ये ड्राई होता है, तो इनके अंदर ना क्रैक डेवलप्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जो टाइट है, टाइट चीज़ में अगर तुम उसको कड़ा करोगे तो टूटेगा ना, तो इसके अंदर क्रैक डेवलप्ड हो जाता है। बट क्रैक डेवलप्ड होने से ये फ़ायदा होता है एरिनेशन, मीन्स कि ये जो ऑक्सीजन है ना काफ़ी डीप तक जा पाता है, जिससे ये जो ट्रीज़ हैं उनके रूट को ऑक्सीजन मिल पाता है। तो ये था क्ले का फीचर्स। देखो, रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सब याद रखना। एंड देन कि इसको एक तरीके से सेल्फ प्लगिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब इनके अंदर क्रैक डेवलप्ड होते हैं तो एक तो एरिनेशन हो गया, नीचे तक ऑक्सीजन चला गया, और फिर क्या जब वेट होता है तो जैसे ये एक दूसरे के से मिल जाते हैं, तो जिसके कारण जो सॉइल होता है ना वो लूज़ होता है। जैसे प्लगिंग हम करते हैं ना उसमें लूज़ होता है, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो चीज़ें कर पाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग। और इसमें ये किस मिनरल्स में रिच होता है, तो याद रखना लाइम हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, पोटास, और पुअर होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर चैलेंज भी है, क्योंकि स्टिकी हो जाता है, तो स्टिकी जब हो जाता है तो फिर एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो उनके हथियार है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, टिलिंग जैसे करना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो स्टिकी हो जाता है। तो इसका एक तरीके से प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है कि बारिश होने से पहले प्लग कर दिया, फिर जो भी है। तो ये हो गया ब्लैक सॉइल। इसके फीचर्स याद रखना। पहला याद रखना कि इसका पेरेंट रॉक क्या होता है, बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक किससे बना होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से, लावा के ठंडा होने से बनता है। एंड देन कि वही जब टूटता है तो ब्लैक सॉइल हमें मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका टेक्सचर याद रखना कि ये क्ले होता है। क्ले मीन्स काफ़ी ज़्यादा महीन होता है, और उससे ही तुमको याद रहेगा कि ये जब महीन होता है तो स्पेस कम है, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इसकी ज़्यादा होगी, बट ये जो अब्जॉर्बिंग पावर होगी वो थोड़ी सी कम होगी, स्लो होगी, जिसके कारण वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये वेट होता है तो ये स्टिकी हो जाता है, एंड देन कि जब ये ड्राई होता है तो इसके अंदर क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं। एंड क्रैक्स जब डेवलप्ड होते हैं तो ऑफकोर्स देखो, अगर क्रैक्स हैं तो नीचे तक एयर जाएगा, एयर मीन्स ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ प्लग होता है। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये सेल्फ प्लगिंग है, क्योंकि जब क्रैक डेवलप हुआ, फिर जब मतलब ये एक तरह श्रिंक होता है, तो ये जब क्रैक होना और श्रिंक होना होता है तो ये जो सॉइल है ना वो लूज़ होता है, जिस कारण प्लगिंग जैसे हम करते हैं सेम वैसा हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग। और कौन कौन मिनरल में रिच होता है एंड पुअर होता है, एग्रीकल्चर के लिए कैसे ये चैलेंज है और कैसे ये बेनिफिट है, ये सारी चीज़ है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सॉइल। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल का याद रखना कि ये जो सॉइल है वो ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, एंड देन कि इसका जो पेरेंट रॉक है वो होता है क्रिस्टलिन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक जो होता है ना, वो जब लावा के ठंडा होने से जो रॉक बनता है वो होता है क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक। तो हमने एक और जब ब्लैक सॉइल में पढ़ा था तो बेसाल्ट पढ़ा था कि लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट रॉक जो है वो मिलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक में से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट का। तो यहाँ पे मिलता है ग्रेनाइट।
तो ये जो लावा ठंडा होता है ना, उसके वजह से वो जिस तरीके से ठंडा होता है, मतलब कितना जल्दी ठंडा हो रहा है या स्लो ठंडा हो रहा है, उसके कारण ना दो तरीके के रॉक जो है मिलते हैं। तो बेसाल्टिक रॉक क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर जब लावा आ जाता है तो उसके ठंडा होने से, तो जब सरफेस पे जब लावा ठंडा होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्विकली ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर वगैरह मिलता है, तो जिसके कारण हमें बेसाल्ट रॉक मिलता है। और ग्रेनाइट रॉक जो मिलता है वो अंडरग्राउंड जब लावा ठंडा होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्लो ठंडा होता है, जिसके कारण लार्ज क्रिस्टलिन रॉक जो देखने को मिलता है वो होता है ग्रेनाइट रॉक। तो ये जो ग्रेनाइट रॉक होते हैं वो पेरेंट मटेरियल होते हैं रेड एंड येलो सॉइल के, और ये जो बेसाल्ट रॉक होते हैं वो पेरेंट मटेरियल होते हैं ब्लैक सॉइल के। एंड देन की ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, जब ये रॉक जो इग्नियस रॉक है, जब इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जब वो मिलता है ना, तो इसका फेज जो है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ये दूसरे फेज में। जैसे ग्रेनाइट है, अगर इस पर बहुत ज़्यादा हीट देते हो, प्रेशर देते हो, तो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो लाइम स्टोन है, अगर इस पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। तो जो मार्बल है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका पेरेंट रॉक याद रखना है कि क्रिस्टलिन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक होते हैं, जो ग्रेनाइट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसके लार्ज क्रिस्टल होते हैं। तो ग्रेनाइट में बहुत तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मान लो फेस्फरस हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। तो क्वार्ट्ज जो होता है ना, वो एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत हार्ड होता है, और ये मिनरल जो है वो क्ले में कन्वर्ट होता ही नहीं है, लाइक और जैसे मान लो फेस्फर है तो क्ले में कन्वर्ट हो जाता है। तब इस पे डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा रॉक ज़्यादा मात्रा में है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका टेक्सचर डिटरमाइन होगा। तो याद रखना कि रेड एंड येलो जो सॉइल है उसका पेरेंट रॉक है तुम्हारा क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और ये जो ग्रेनाइट है इसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, जो कि लाइक किसी को बहुत ज़्यादा वेदरिंग की ज़रूरत होती है, तो जिसके कारण उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोटे रह जाते हैं, एंड कोई जो होता है वो क्ले में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे मान लो क्लाइमेट वगैरह पे भी डिपेंड करता है, अब जो जहाँ पे वेदरिंग नहीं मिलेगा तो उसका टेक्सचर तो उतना ज़्यादा महीन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये जो इसका टेक्सचर होता है सैंडी टू लोमी एंड समटाइम क्ले टेक्सचर। अब मान लो फेल्सफर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्ले में, और अगर मान लो कि क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज जो होता है ना वो हार्ड होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वेदरिंग की ज़रूरत होती है, एंड देन कि वो क्ले में कन्वर्ट भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वार्ट्ज है तो वहाँ का सॉइल जो होगा वो सैंडी होगा। अब बात करते हैं इसके कलर की। ये जो पाया जाता है रेड एंड येलो कलर में, तो ये इसका कलर का रीज़न क्या है, तो याद रखना है इसके कलर का रीज़न है ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन। ये जो रॉक है जब वो ब्रेक डाउन होता है ना तो आयरन रिलीज़ करता है, और ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड देन आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण ये जो सॉइल है ना उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। तो रेड हो जाता है, तो अब येलो होने का क्या रीज़न होता है, जब ये जो सॉइल है ना, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मीन्स कि जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। और ये सॉइल जो है लो होता है ह्यूमस एंड नाइट्रोजन में। अब खुद देख सकते हो कि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह जो है वो कम है, तो रेनफॉल कम है तो वेजिटेशन कम होगा, वेजिटेशन कम होगा तो पत्ते वगैरह भी कम होंगे, तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो कम होगा, तो ह्यूमस तो कम होगा ही होगा, एंड देन ह्यूमस कम है। और यहाँ पे मान लो कि चलो मानते हैं रेन कम है, ह्यूमस कम है, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, डिकम्पोजिशन ही उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सॉइल जो होता है वो लेस फर्टाइल होता है नेचुरली। और अगर मान लो कि हम इसको प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम क्रॉप इस पर ग्रो कर सकते हैं। तो इस पर हम कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, टी हो गया, रबर हो गया, कैशनट हो गया। तो याद रखना रेड एंड येलो सॉइल के कुछ फीचर्स, इसके पेरेंट रॉक कौन से होते हैं, क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है,
एंड देन की जैसे इसका टेक्सचर तो बहुत सारे हो गए, जैसे क्ले हो गया, सैंडी हो गया, लोमी हो गया। तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है इसमें मिनरल्स जो है उस पे डिपेंड करता है कौन सा मिनरल है। क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है वो हार्ड होता है एंड फेल्डस्पार जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्ले में, बट क्वार्ट्ज इजीली नहीं हो पाता है, वो कन्वर्ट होता है सैंड में, जिसके कारण इसके टेक्सचर जो है वो वेरी करते हैं। और लो होता है ह्यूमस एंड नाइट्रोजन में, और लेस फर्टाइल होता है नेचुरली। और कलर इसका येलो क्यों होता है और रेड क्यों होता है? तो रेड होने का रीज़न है क्योंकि ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और डिफ्यूज़न ऑफ, ये याद रखना कि ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन के कारण इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। एंड देन येलो होता है जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सॉइल, एराइड सॉइल। तो एराइड सॉइल वैसे रीजन में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो राजस्थान वाला एरिया हो गया जहाँ पे रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है साल में। तो वैसा जो रीजन हो गया ना, वहाँ पे किस टाइप का सॉइल पाया जाएगा? एराइड सॉइल फाउंड इन ड्राई एंड डिजर्ट रीजन। याद रखना एराइड सॉइल कहाँ? जहाँ पे लिटिल रेनफॉल, ड्राई एंड डिजर्ट रीजन। और अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर भी रेड टू ब्राउन होता है, मीन्स कि इस सॉइल में भी कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो कि रेड कलर आता है तो अब तुम खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कि रेड कलर मीन्स कि वहाँ पे आयरन पाया जाता है उस सॉइल में, और ये जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एंड देन वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड जो कि कलर देता है रेड। और ये भी याद रखना है कि अगर मान लो कि कोई सॉइल है जिसका कलर बहुत ही डीप है, ब्लैक है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। अगर कोई सॉइल है जिसका मान लो कि कलर जो है ना वो काफ़ी लाइट है, ठीक है, येलोइश टाइप का हो गया, तो ये याद रखना है कि उसमें जो है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम है। तो इस तरीके से भी देख सकते हो सॉइल के कलर रेड हो गया, तो उससे खुद से भी आप खुद देख सकते हो और आंसर दे सकते हो। और अगर एराइड सॉइल की बात करें तो ऑफकोर्स ये सैंडी होगा एंड कॉर्स टेक्सचर। तो सैंडी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अब वेदरिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो कम है ना, रेनफॉल हो ही नहीं रहा है, इतना कम रेनफॉल है। रेनफॉल ही तो रीज़न होता है जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं एंड देन की ब्रेक डाउन होता है और वो क्ले में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे रेनफॉल भी नहीं हो रहा है जिस कारण वेदरिंग कम होता है। तो यहाँ पे कैसा टेक्सचर पाया जाएगा? सैंडी एंड कोर्स। और क्या होता है कि यहाँ पे वाइंड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वाइंड क्या होता है कि छोटे छोटे जो क्ले होते हैं ना उसको खुद उड़ा के तो ले जाता है, बट जो सैंड है ना वो बच जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इसका टेक्सचर होता है सैंडी एंड कोर्स। और ये होने का क्या रीज़न, क्या तुम बताओगे? तो ये होगा तो ऑफकोर्स इनके बीच में गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा। गैप ज़्यादा होगा तो वाटर जो है पास हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा जल्दी, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो ये सारी चीज़ें। एंड देन केमिकल नेचर याद रखना है कि ये जो सॉइल होता है ना वो सालीन होता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ साल्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये सालीन क्यों होता है? तो देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो वाटर मान लो कि ज़मीन से जो भी एब्जॉर्ब हुआ, सन जो एवोपोरेशन होता है, तो जो साल्ट होता है ना ये सॉइल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो रीज़न है ना, यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। अगर रेनफॉल होता तो ये अपने साथ साल्ट को तो बहा के ले जाता, बट यहाँ पे रेनफॉल कम होने के कारण क्या होता है, साल्ट जो है वो एक्यूमुलेट यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, सॉइल का नेचर जो हो जाता है सालीन हो जाता है और यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ साल्ट पाया जाता है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट, लैक इन ऑर्गेनिक मैटर। तो खुद से भी ये तुम सोच सकते हो कि ऑफकोर्स रेनफॉल कम है, ट्रीज़ वगैरह भी कम होंगे, तो कहाँ से डिकम्पोजिशन वगैरह कहाँ से होगा? और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो डिकम्पोजिशन वाला वर्क होता है उसके लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं है, कम रेनफॉल है, ड्राई रीजन है, तो इसलिए लैक ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। एंड देन हाई होता है फॉस्फेट में। तो फॉस्फेट में हाई क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है। तो रॉक जो ब्रेक डाउन हुए हैं तो ऑफकोर्स फॉस्फेट तो प्रेजेंट है, क्योंकि देखो रेन वाटर जो होता है अपने साथ मिनरल बहा के ले जाता है, यहाँ पे उतना रेनफॉल हो ही नहीं रहा है, तो जिसके कारण ये फॉस्फेट जो है ना वो बहेगा ही नहीं, तो ये इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। एंड देन की हाई अमाउंट ऑफ यहाँ पे फॉस्फेट मिलता है बट लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
एंड देन कि ये क्या होता है, सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। तो ये क्या होता है, तो ये सॉइल है ना, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना उसमें कंकर्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो साल्ट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो काफ़ी टाइम तक एक्यूमुलेट हो के कंकर का रूप ले लेता है। एंड देन कि ये टॉप सॉइल के नीचे जो है वो कंकर जैसा बिछ जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगा कि रिस्ट्रिक्ट करेगा वाटर को नीचे जाने में, जिसके कारण एक बोल सकते हो कि बैरियर की तरह ये वर्क करेगा। अगर वाटर नीचे ही नहीं जाएगा तो ट्रीज वगैरह को कैसे मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रॉब्लम्स हो गया, बेनिफिट हो गया अराइड सॉइल में, कैसे रीजन में पाया जाता है, कैसे क्लाइमेट में पाया जाता है। और बात करते हैं अब एग्रीकल्चर पोटेंशियल की। तो क्या है कि अगर हम इसको प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है तो पौधों को चाहिए मॉइस्चर, तो इरिगेशन से मिलेगा। और अगर हम इरिगेशन करेंगे तो ये जो साल्ट वगैरह है वाटर के साथ एक्यूमुलेट होके बह जाएगा, तो साल्ट का जो परत है वो भी हट जाएगा। तो अगर उसको हम प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये सॉइल पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मीन्स कि इसको हम सूटेबल बना सकते हैं क्रॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप ग्रोथ किए जाते हैं, तो बाजरा हो गया, वेट हो गया। सबको पता है बाजरा जो होता है ये मतलब कम रेनफॉल वाले एरिया में भी ग्रो हो जाता है। तो अराइड सॉइल में क्या क्या याद रखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अराइड को जोड़ देना ड्राई एंड डिजर्ट रीजन के साथ। तो ऑफकोर्स इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेनफॉल जो होता है बहुत ही कम होता है, वैसे रीजन में अराइड सॉइल मिलेगा। इसका जो कलर होता है रेड एंड ब्राउन, तो रेड का रीज़न सबको पता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डिजर्ट से ही पता चलता है कि डिजर्ट में कैसे सॉइल पाए जाते हैं। तो सैंडी एंड कोर्स टेक्सचर, सैंडी से अब तुम खुद जान जाओगे कि हाँ इसका जो ड्रेन होने का वाटर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, और इसके अंदर स्पेस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, केमिकल नेचर सालीन है, और हाई अमाउंट ऑफ साल्ट पाया जाता है इस सॉइल में। क्यों, क्योंकि रेनफॉल होता नहीं है, तो ये जो सॉल्ट है ये यहीं पे रह जाते हैं, बह नहीं पाते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई फॉस्फेट, एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट कंकर्स पाए जाते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं वाटर को। और ये भी याद रखना है कि इसको हम एग्रीकल्चर के लिए पोटेंशियल बना सकते हैं विथ प्रॉपर इरिगेशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सॉइल। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो ये जो सॉइल है वो कहाँ पे पाया जाता है, हिली एंड माउंटेन्स जो रीजन है वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। एंड देन की अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो ये हाईली डायनेमिक होता है, मीन्स ये चेंज होते रहता है, हर जगह पे इसका टेक्सचर तुमको सेम देखने को नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो क्या होता है, जैसे मान लो जैसे लोअर पे हो और जैसे हिल पे जाते हो, जितना ज़्यादा ऊपर जाते हो तो ऊपर जाओगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे तुमको स्नो देखने को मिलता है, एंड देन नीचे वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। जितना तुम ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना कम होते जाएगा, रेनफॉल हो गया वो चीज़ें कम होती जाएगी, एंड देन की स्नो देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो फैक्टर है ना इसके टेक्सचर को एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो बात करते हैं जैसे कि लोअर स्लोप हो गया, तो लोअर स्लोप पे हमें लोमी एंड सिल्ट टेक्सचर देखने को मिलता है, एंड देन जो कि अपर स्लोप है वहाँ पे कोर्स ग्रेन जो टेक्सचर है वो देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है ना तो डिकम्पोजिशन जो होता है ना वो फास्ट होता है, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होता है ना डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होते जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, एंड देन के अपर हम जाते हैं तो डिकम्पोजिशन कम होता है, डिकम्पोजिशन कम होगा, वेदरिंग जो हो गया वो कम होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे कोर्स ग्रेन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लूमी एंड सिल्ट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल भी कम है। तो रेनफॉल जो है वो वेदरिंग में हेल्प करता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा वेदरिंग नहीं हो पाएगा। एंड देन की अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है ना, यहाँ पे टोटली अलग वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पे अब मान लो तुम्हारा कॉनिफेरस जो है वो ट्रीज पाए जाते हैं, तो ये ट्रीज जो होते हैं ना इनके पत्ते काफ़ी ज़्यादा कड़े होते हैं, जिसके कारण इनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो होता है।
जिसके कारण यहाँ का जो सॉइल होता है ना वो एसिडिक भी होता है। और क्या होता है, मान लो स्लोप है, तो स्लोप है तो ऑफकोर्स यहाँ से जो सेडिमेंट्स इरोज होंगे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो इसमें तो तीनों तरीके के पार्टिकल्स होंगे, तो ऑफकोर्स ये जो सॉइल होगा वो ज़्यादा फर्टाइल होगा। एंड देन की ये सॉइल जो होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थिन लेयर होगा। तो याद रखना कि इसका जो टेक्सचर होता है लोमी एंड सिल्ट होता है, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड देन सूटेबल फॉर द ऑल क्रॉप। एंड देन कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है मीन्स कि उतना ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, बट इनके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोर्स ग्रेन मीन्स कि इनके बीच में जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होगा, जिससे वाटर ड्रेन जो होगा वो जल्दी होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम होगी। अब बात करते हैं कलर की। तो ये चीज़ पता चल गया कि टेक्सचर क्यों वेरी करता है, तो बिकॉज ऑफ द रेनफॉल हो गया, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारे रीज़न के कारण जो है वो टेक्सचर जो है वो वेरी करता है। और इसका जो टेक्सचर होता है वो हाईली डायनेमिक होता है। अगर लोअर स्लोप पे देखेंगे तो हमें कौन से टेक्सचर वाले सॉइल देखने को मिलते हैं, लोमिटो, सिल्टी। और अगर हम अपर स्लोप पे जाते हैं तो कोर्स ग्रेन्ड। और इसकी कलर की बात करते हैं तो इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है। तो इसका कलर डार्क ब्राउन क्या होता है, इसका क्या रीज़न होता है, तो डार्क ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। अब कौन ये रीज़न कौन सा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन रीजन है। माउंटेन जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं तो पत्ते गिरेंगे, डिकम्पोजिशन होगा, तो इसके कारण वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो मिलेगा ही। तो याद रखना कि जितना ज़्यादा अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ना तो उसका कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक होता है। और अगर जितना ही कम ऑर्गेनिक मैटर होता है उतना ही सॉइल का जो कलर होता है वो लाइट होता है। कंडीशन इन स्नो कवर एरिया की अब बात करते हैं। तो जैसे हम ऊपर गए, टेम्परेचर कम हो गया तो ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिलता है, तो उससे क्या होता है, तो ये जो स्नो होता है ना वो एक तरीके से डेनुडेशन का काम करते हैं। मीन्स क्या करते हैं कि इरोड करते हैं वहाँ का जो सॉइल है। तो इनके में भी थोड़ा सा क्या होता है, पावर होता है। तो ये अपने साथ क्या करते हैं, वो सॉइल को प्लग करते हैं एंड देन बहा के लेके चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो सॉइल का प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। और जितना ही मान लो कि नीचे की बात करोगे, लोअर की बात करोगे, अगर वो ऊपर से बहा के कहाँ लेके जाएगा, नीचे ही तो लेके जाएगा, तो नीचे का प्रोफाइल हमें थोड़ा डीप देखने को मिलता है, मोटा देखने को मिलता है। वैसे ये जो स्नो कवर वाला एरिया है यहाँ पे जो प्रोफाइल होगा सॉइल का वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। और यहाँ का जो सॉइल होता है एसिडिक होता है एंड हैव अ वेरी लो ह्यूमस कंटेंट। तो ऐसा हम क्यों होता है, तो हमने पढ़ा कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, स्नो वाले एरिया में जाते हैं, तो वेजिटेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, जिसके कारण वहाँ के जो सॉइल है उसमें मिनरल्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो कम मिलते हैं। और ऊपर से क्या हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है। अब मान लो स्नो जो है वो इरोड कर रही है यहाँ की सॉइल, तो उस सॉइल जो इरोड कर रही है तो सारे मिनरल्स इसके साथ बह के आ जा रहे हैं ना, तब सारे जो अल्काइल मिनरल्स हैं वो स्नो के साथ नीचे आ जाएंगे। तो ऑफकोर्स वहाँ का जो सॉइल है उसमें मिनरल्स नहीं बचेंगे, तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक एंड हैवी लो ह्यूमस कंटेंट। अब बात करते हैं लोअर वैली जोन की। तो लोअर वैली जोन मीन्स कि जो ये सब ऊपर से नीचे बह के आया सारा कहाँ इकट्ठा होगा, लोअर वैली जोन में नीचे, फाउंड ऑन रिवर टेरेसेस। तो ये रिवर टेरेसेस क्या होता है, तो ये जो मान लो रिवर होता है ना ये कट कर कर के डीप एक डीप बना देती है यहाँ पे। तो वो जो डीप होता है ना उसको ये जो वैली से जो आता है सेडिमेंट उसको यहाँ पे कवर करता है, जिसके कारण यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड ऑन एलुवियल फॉन्स। तो ये एलुवियल फॉन्स क्या होता है, तो यही बात है कि ये सॉइल मान लो जहाँ पे जाती है गिरने वाली होती है तो यहाँ पे सारे सॉइल मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा होता है और एक फैंस टाइप का जो बोल सकते हो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये सारे जो प्लेसेस होते हैं ना ये रिवर
से लाए गए सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से बनते हैं। एंड देन ये जो एरियाज होते हैं ना काफ़ी फर्टाइल होता है, मीन्स कि इस पे तुम बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप ग्रो कर सकते हो। फर्टाइल, दिस सॉइल आर हाईली फर्टाइल। फर्टिलिटी की बात करें तो दिस सॉइल आर हाईली फर्टाइल। तो समझ में आ गया फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों तरीके के तुमको टेक्सचर भी देखने को मिल रहा है। लोअर में हम जाते हैं तो कितना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिल रहा है, वैसे ही ऊपर की बात करते हैं तो एसिडिक एंड वेरी लो ह्यूमस कंटेंट वाले सॉइल मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बात करेंगे हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। तो ये सॉइल इरोजन क्या होता है? तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है ना, इसका जो ऊपर का फर्टाइल टॉप लेयर होता है वो काफ़ी सारे एजेंट जैसे वाटर हो गया, वाइंड हो गया, उससे रिमूव हो जाते हैं, मीन्स इसको ये अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ये जब सॉइल इरोजन होगा तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मीन्स कि अब इसका जो फर्टाइल पार्ट है, इसके जो मिनरल्स है, अगर वो वाटर एंड देन की ये वाइन के द्वारा बह के चला जाएगा, तब ये जो सॉइल है ये अब मान लो कि क्रॉप इल्ड इस पे नहीं कर सकते हो, अब ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है क्रॉप के लिए, मीन्स कि फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। तो कौन कौन से रीजंस होते हैं सॉइल इरोजन का? तो फर्स्ट आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। तो डिफॉरेस्टेशन कैसे? तो क्या होता है, ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये सॉइल को बांध के रखते हैं एंड देन की मान लो कि ये जो वाटर है, ये वाइंड है, ये इतना इजीली इसको बहा के लेके नहीं जा पाता है। बट अगर जैसे कि अगर ट्रीज आजकल लोग इतना ज़्यादा कट कर रहे हैं, तो अगर ट्रीज इतना ज़्यादा कट करोगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी एंड देन की ज़्यादा सॉइल इरोड होगा एंड देन उस पर तुम क्रॉप ग्रो नहीं कर पाओगे। सेकेंड आ जाता है ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग से कैसे होता है? तो ये जो ट्रीज़ है देखो, इस पे जैसे घास वगैरह है, तो ये घास वगैरह भी है ना, तो वो वाटर एंड वाइन है ना, उसके पावर को थोड़ा सा कम करते हैं एंड देन मिट्टी को बांध के रखते हैं। पर अगर इसी को मान लो बहुत ज़्यादा खा लेता है कोई जानवर और ये सरफेस लाइक ऐसे होता है, इस पर मान लो कि कोई कवर नहीं है ग्रास का, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इरोड हो जाता है। कंस्ट्रक्शन हो गया, मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो या माइनिंग करते हो, तो उसके जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल से एंड देन कि वो सॉइल को ख़राब कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं और ये फिर सूटेबल नहीं होता है क्रॉप ग्रो के लिए। अगर नेचुरल फोर्सेस की बात करें, जैसे वाइंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ये सारे जो रीजन्स होते हैं ना, इनके अंदर पावर्स होता है, ये धीरे धीरे अपने साथ जो है जहाँ से भी बहते हैं तो वहाँ से ये सॉइल को अपने साथ लेके जाते हैं। अगर ये टॉप सॉइल अपने साथ बहा के लिए जा रहे हैं, मीन्स कि उसके साथ मिनरल्स जो हैं वो भी लेके जा रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं इरोजन के। अब बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आ जाता है हमारा गली इरोजन। तो जैसे फर्स्ट पिक तुम देख सकते हो, ये कितना डीप एक बना हुआ है, तो इसको ही हम बोलते हैं गली इरोजन। तो क्या होता है, ये जो रिवर्स होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही उनके में फोर्स होता है, जो मान लो एक तरीके से स्लोप से आ रही है, काफ़ी हाइट से आ रही है, तो उनके में काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है। तो जब अगेन एंड अगेन किसी जगह से गुजरती है तो इस तरीके से डीप जो है कट क्रिएट करती है। तो ये जो इरोजन होता है, इतना बड़ा सा कट वाला जो इरोजन होता है, उसको हम बोलते हैं गली इरोजन। तो अब ये पूरी तरीके से इरोड हो चुका है, तब ये टोटली सूटेबल नहीं होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं बैड लैंड और रिवरिन। सेकेंड आ जाता है हमारा सीट इरोजन। तो ये किस तरीके का इरोजन है? तो ये याद रखना कि ये स्लो इरोजन है, एक तरीके से पता भी नहीं चलता है। और सीट इरोजन मीन्स कि जैसे मान लो कि एक सरफेस हो गया, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म वे में थीन जो लेयर है ना वो बह के चला जाता है। मान लो जैसे बारिश होता है और मान लो तुम्हारा ये एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो बारिश जो है ना, ये सारे प्लॉट का एक जो तुम्हारा लेयर है उसको अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी। तो ये जो स्लो इरोजन होता है
एंड देन कि यूनिफॉर्म वे में जो बहा के लेके जाता है अपने साथ, इसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। एंड देन थर्ड आ जाता है हमारा वाइंड इरोजन। ऑफ कोर्स वाइंड में भी पावर होता है। एंड देन कि मान लो ये एरिया जैसे है, यहाँ पे मान लो कोई ग्रास वगैरह नहीं है और लूज सॉइल है, तो ये जो वाइंड है ना, उस सॉइल को अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गली इरोजन क्या होता है। ये जो डीप कट जो रिवर क्रिएट करती है, उसको हम गली इरोजन बोलते हैं। एंड देन सीट इरोजन जो नॉर्मली जो यूनिफॉर्म वे में होता है, स्लो वे में होता है, जो एक लेयर को बहा के लेके जाता है, वाइंड हो गया, या फिर मान लो कि तुम्हारा ये वाटर हो गया जो बहा के ले जाता है, उसको सीट इरोजन बोलते हैं। एंड देन वाइंड इरोजन, वाइंड जो अपने साथ बहा के लेके जाता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफेक्टिव फार्मिंग। तो डिफेक्टिव फार्मिंग भी जो एक रीज़न होता है सॉइल इरोजन का। तो जैसे प्लगिंग अप एंड डाउन स्लोप। तो जैसे मान लो ये स्लोप है, मान लो ये माउंटेन एरिया है, तो लोग अगर अप एंड डाउन स्लोपिंग करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इरोजन होगा, क्योंकि ये स्लोप है, अपने साथ हाई स्पीड में जो सॉइल को बहा कर लेके चला जाएगा। तो ना कि अप एंड डाउन तरीके से स्लोपिंग करना, उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे काउंटर प्लगिंग करना चाहिए। मीन्स कि ये जो माउंटेन है ना, यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं, इसके जो अक्रॉस है ना, अक्रॉस जो हमें प्लगिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो स्पीड है ना इरोजन का, वो कम हो जाएगा। एंड देन की जो सॉइल है वो ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब भी कर पाएगी। एंड देन जैसे मान लो कि हमारा ये लैंड होता है, तो उस पर अगर ग्रास नहीं होगा ना, तो ये सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगी। तो इससे बेटर के इससे उसको छोड़ देना, इसके ऊपर ग्रास वगैरह को लगा देना है, या फिर मान लो कि इसके आसपास ट्रीज़ वगैरह को लगा देना, जिससे क्या होगा, इरोजन को जो होगा वो कम होगा। तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, डिफेक्टिव फार्मिंग करते हैं, जिसके कारण इरोजन जो है और ज़्यादा होता है। तो इफ़ेक्ट क्या होता है सॉइल इरोजन का। फर्स्ट हम लोगों ने जाना था कि लॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो जो हमारा फर्टाइल सॉइल है, जिसपे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वो लूज़ हो जाता है, जिसके कारण वो जो सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। रिड्यूस हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एंड देन की ये डिजर्टिफिकेशन जैसी चीज़ें हो जाती है। मीन्स कि अब ये टोटली बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फ्लड एंड लैंडस्लाइड जैसे भी रीज़न देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, तो मान लो कि ये हमारा माउंटेन है, अगर इस पे से हमने ट्रीज़ को कट कर दिया और बहुत ज़्यादा ये एरिया में मान लो रेनफॉल हो रहा है, तो पहले तो ये टॉप जो उसका लेयर है उसको बहा के लेके जाएगी। एंड देन की ये जो रेनफॉल धीरे धीरे हिट करेगा ना, तो इसका जो लेयर होता है ना वो पूरा लूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेविटी से ये टोटली नीचे की ओर आ जाता है। तो लैंडस्लाइड जैसे भी रीजन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इरोजन हो गया, इससे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो अब इसको कंजर्व कैसे करें, कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा एफॉरेस्टेशन, मीन्स कि ट्रीज़ को लगाना। जैसे मान लो ये एरियाज देख रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वैसे जगह पे ट्रीज़ को लगा देना, जिससे क्या होगा, ट्रीज़ क्या करता है, एक तो सॉइल को बांध के रखता है, तो जिससे इतना इजीली जो वाटर है, वाइंड है, उसको बहा के लेके नहीं जा सकता है। एंड देन कि मान लो कि तुमने बहुत सारा ट्रीज़ लगाया हुआ है, तो ये एक कैनोपी क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, अगर रेन होगा तो रेन का जो फोर्स है ना, उसको ये कम कर देगा, डायरेक्ट हिट नहीं करेगा रेन। तो इसका जब फोर्स कम होगा तो वो उतना इजीली जो सॉइल है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा एफॉरेस्टेशन, मीन्स कि ट्रीज़ को लगाना। सेकेंड आ जाता है कॉन्टोर प्लगिंग। तो इसमें क्या होता है, तो यही देख सकते हो कि ये जो हमारा माउंटेन वाला रीजन है, वहाँ पे एक तरीके से अप एंड डाउन ट्रीज़ को ना लगा के एक एक्रॉस इसके जो वन साइड से अनदर साइड में ट्रीज़ को ग्रो करना, क्रॉप को ग्रो करना, जिससे क्या होगा कि उतना ज़्यादा इरोजन जो है वो नहीं होगा। एंड देन की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी।
एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेरेस फार्मिंग। तो ये टेरेस फार्मिंग क्या है, तो ये जो पिक्चर देख रहे हो तो इसमें किस तरीके से स्टेप जैसा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं लोग, जैसे पहाड़ों में फार्मिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये स्लोप एरिया है ना, तो यहाँ पे तो इजीली इरोड हो जाएगा सॉइल, तो उसकी फर्टिलिटी रहेगी ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि ये जो माउंटेन है उसमें कट डाउन करते हैं एंड देन ऐसे फ्लैट तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर इसके नीचे, फिर इस चीज़ के नीचे। तो इससे क्या होता है कि ये जो सॉइल है ना वो इतना फास्ट एक तरीके से इरोड नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम टेरेस फार्मिंग। तो कॉन्टर एंड टेरेस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, तो टेरेस फार्मिंग ये कट करके बनाया जाता है, बट ये कॉन्टर प्लगिंग है, ये ऐसे ही नेचुरली किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, तो ये वाला जैसे देख रहे हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है ना कि अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करना। मतलब जैसे तुम्हारा एक सेम फील्ड है तो वो यहाँ पे तुम जैसे एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो मान लो कुछ स्पेस है तो वहाँ पे कुछ और ग्रो कर देना। जैसे मान लो वेट तुमने लगाया हुआ है तो वेट थोड़ा स्पेसिंग पे लगाया जाता है, तो वो स्पेसिंग है ना उसको ऐसे ही ना छोड़ के वहाँ पे तुम ग्रास वगैरह को ग्रो कर सकते हो, जिससे ये हेल्प करेगा इरोजन को रोकने में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को, अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करना। फिर आ जाता है शेल्टर बेल्ट। तो ये क्या होता है, तो ये वाला पिक जैसे देख सकते हो, शेल्टर बेल्ट मीन्स कि एक जो ट्रीज है ना उसका बेल्ट क्रिएट करना है। मीन्स कि मान लो जैसे मान लो तुम्हारा ये फील्ड है तो फील्ड के चारों तरफ ट्रीज लगा देना, जिससे क्या होगा, वाइंड वगैरह जैसे बह रहा है ना तो ये ट्रीज उसके स्पीड को कम कर देगा, जिससे वो जो वाइंड है वो उतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा एंड देन सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। तो क्या देखा हमने, पहले एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मीन्स ये खाली जगह है वहाँ पे ट्रीज वगैरह को ग्रो करना। फिर काउंटर प्लगिंग मीन्स कि ये जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे इसके एक्रोस जो है वो प्लगिंग करें, ना कि ऊपर और नीचे। ऐसे अगर हम प्लगिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा इरोजन होगा। एंड नेक्स्ट आ जाता है टेरेस फार्मिंग। इस तरीके से स्टेप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम फार्मिंग कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें जो स्पेस है उस चीज़ पे कुछ और चीज़ को ग्रो करना, मीन्स कि एक जो फील्ड है वहाँ पे अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करना। नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट क्रिएट करना ट्रीज़ का, जिससे कि वाइंड का फोर्स जो है वो कम हो पाए। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।